हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद, आपका इन्फो दोस्त, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले 3-4 दिन से मैं आपके लिए कोई वीडियोस लेकर नहीं आ पा रहा हूं, इसका कारण है कि मेरा जो शेड्यूल है काफ़ी बिजी हो गया है। ठीक है, मेरे पास उतना टाइम बच नहीं पा रहा है जिसका मैं आपके लिए कोई वीडियोस लेकर आऊँ। ओके, तो मेरी कोशिश है कि आपके लिए जितनी ज़्यादा वीडियोस को लेकर आ पाऊँ। अभी मैं आपके लिए लाइब्रेरी साइंस के यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले साल और आपकी तैयारी अभी तक कैसी है और मैंने जो भी अब तक करवाए हैं, ठीक, क्या वो आपके काम के हैं कि नहीं, काम में वो सारी चीज आए कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पता चल जाएंगी और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं भी जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उन सारे टॉपिक को धीरे धीरे आपको करवा लूँ जितने भी मुझे समय मिलती है, टाइम मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट द पब्लिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहे कि इसमें से कौन सा जो पब्लिकेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं की जाती है। तो क्या इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली है, यूनिवर्सिटी न्यूज़ है, योजना है या विज्ञान प्रगति है। तो दोस्तों, अगर आपको योजना के बारे में पता होगा तो इसका आंसर आपको पता चल जाता। ठीक है, योजना पत्रिका आपने देखा होगा, यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते होंगे तो आपने योजना पत्रिका को देखा होगा। तो ये जो योजना पत्रिका ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश की जाती है। ये इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों वर्जन में आती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा नहीं है इनमें से। तो ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, यूनिवर्सिटी न्यूज़ एंड विज्ञान प्रगति 1, 2 एंड 4 ये तीनों क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन नहीं है। ओके, ये जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली है, द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली एक क्या है, वीकली पीयर रिव्यूड एकेडमिक जर्नल है जो कि सोशल साइंस के फील्ड में काम करते पब्लिकेशन करती है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी न्यूज़, ये भी एक वीकली जर्नल है जो कि हायर एजुकेशन के में पब्लिश की जाती है और ये की जाती है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, यूनिवर्सिटी न्यूज़ किसके द्वारा की जाती है, तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU के द्वारा। फिर नेक्स्ट है योजना मैगजीन, तो योजना मैगजीन आपने देखा होगा, योजना तो ये मंथली है, मंथली ये पब्लिकेशन की जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज की जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है विज्ञान प्रगति, विज्ञान प्रगति ये है निस्केयर के द्वारा, CSIR निस्केयर के द्वारा इसके पब्लिश की जाती है, ये मंथली पब्लिकेशन की जाती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंसोर्शियम सपोर्ट्स ई रिसोर्सेज एक्सक्लूसिवली फॉर हेल्थ साइंसेज। करेंगे कौन सा कंसोर्शियम है, इलेक्ट्रॉनिक कंसोर्शियम है जो कि हेल्थ साइंसेज के लिए काम करती है। ओके, तो शेरा है, हेलीनेट है, पोर्सा है या NKRC है। तो कौन है इसमें से हेल्थ साइंसेज के लिए, तो हेल्थ साइंसेज के लिए यहाँ पर है हेलीनेट। हेलीनेट क्या है, हेल्थ लाइब्रेरी नेटवर्क है जो कि इंडिया का पहला क्या है, लाइब्रेरी नेटवर्क है फॉर हेल्थ के लिए। ठीक है, पहला लाइब्रेरी नेटवर्क है हेल्थ के लिए, हेल्थ फील्ड में, तो ये है हेलीनेट। ये आपके सामने है सेरा, CERA कंसोर्शियम फॉर ई रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर, यानी जो सेरा है वो एग्रीकल्चर के लिए ई कंसोर्शियम है जो कि नवंबर 2007 में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, देन फोर्सा है, FORSA फोर्सा, इसको 29 जुलाई 1981 में फोरम फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ओके, इसका मतलब हुआ क्या कि ये जो फोर्सा है ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स का एक कंसोर्शियम है। फिर नेक्स्ट है हेलीनेट, हेलीनेट क्या है, 2003 में से लॉन्च किया गया था और इंडिया का पहला ये हेल्थ लाइब्रेरी नेटवर्क है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्नोलॉजीज यूज इलेक्ट्रॉनिक वेव्स एट रेडियो फ्रीक्वेंसी फॉर डेटा ट्रांसमिशन। करा इसमें से, और ये मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, मैंने पढ़ाया था लाइफाई वर्सेस वाईफाई, उसमें मैंने इसे बताया था। तो इसमें करा कि कौन सा इसमें है, फिर ऑप्टिकल केबल से ट्विस्टेड पेयर है, ये 4 ऑप्शन है। तो
कि कौन सा टेक्नोलॉजी है जिसमें यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक जो वेव है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। तो ये है वाईफाई है कि लाईफाई है, तो मैंने बताया था जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करती है वो होती है वाईफाई। ठीक है, और जो लाइट फ्रीक्वेंसी पर काम करती है वो कहलाती है लाईफाई, लाइट फिडेलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया, वाईफाई हो गया, कि वाईफाई क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑथर द बुक इंटाइटल पुटिंग नॉलेज टू वर्क। पुटिंग नॉलेज टू वर्क नाम का जो बुक है वो किसके द्वारा ऑथर्ड की गई है, कौन इसका ऑथर है? तो पॉलिन एथरटन है, हरमन एम विजमैन है, एससी ब्रैडफोर्ड है, या जेएस ब्राउन है। तो ये पुटिंग नॉलेज टू वर्क बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो पुटिंग नॉलेज टू वर्क ये आप सबको याद ही होगा, ये है पॉलिन एथरटन। ठीक है, पॉलिन एथरटन है पुटिंग नॉलेज टू वर्क के ऑथर। ओके, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ गेटिंग गोल्ड लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन अंडर लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, LEED। क्रैक इसमें से कौन जो है किस रेंज का जो आने पर, किस रेंज का स्कोर आने पर एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, इसके लिए मिलता है। लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन के लिए एक सर्टिफिकेट दी जाती है, तो उसमें गोल्ड लेवल का सर्टिफिकेट कौन से रेंज में आने पर दी जाती है? तो ये 40 से 49 के रेंज में है, 50 से 59 रेंज में है, 60 से 79 के रेंज में, या 80 से एबव के रेंज में है। तो गोल्ड लेवल का जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है वो दिया जाता है 60 से 79 के बीच में दी जाती है। ओके, तो ये यहाँ पर आप देख लो, ये है यूएस। अगर 40 से 49 पॉइंट आता है तो उसमें दिया जाता है ग्रीन कलर का, फिर ये इसको कहा जाता है सर्टिफाइड कहा जाता है। फिर नेक्स्ट 50 से 59 पॉइंट बीच में होता है उसे सिल्वर कहा जाता है। फिर 60 से 79 के बीच में जो आता है वो होता है गोल्ड, और 80 प्लस जो होता है वो होता है प्लैटिनम। ठीक है, यह है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा दी जाने वाला एक सर्टिफिकेट है, जो कि अलग अलग कलर का होता है और अलग अलग पॉइंट आने पर ये दी जाती है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज मोस्टली कंसर्न विद द सिंटैक्स ऑफ द डेटा। मैंने ये टॉपिक करा चुका हूँ। ठीक है, OSI मॉडल के बारे में मैंने वहां पर बताया इस चीज को, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लो, या आप भूल गए हो तो एक बार उसे जरूर देख लेना। तो कह रहा है कि यहाँ OSI मॉडल है, जो कह रहा है कि इसमें कौन सा जो लेयर है वो प्रेजेंट करता है सिंटैक्स ऑफ द डेटा। मैंने बताया था सिंटैक्स ऑफ डेटा यानी जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है वो किस लेयर में किया जाता है? तो सेशन लेयर में किया जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर में किया जाता है, नेटवर्क में, या डेटा लिंक लेयर में। तो ये किया जाता है डेटा का जो सिंटैक्स है उसको प्रेजेंट करना, सिंटैक्स ऑफ द डेटा वो किया जाता है प्रेजेंटेशन लेयर में की जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग चेंज मैनेजमेंट मॉडल has 3 stages namely unfreezing, changing and refreezing। कह है कि इसमें से कौन सा ऐसा चेंज मैनेजमेंट मॉडल है, यानी मैनेजमेंट का ऐसा कौन सा मॉडल है यहाँ पर जिसमें 3 स्टेजेस के बारे में चर्चा की गई है। ओके, तो ये है कौन सा स्टेज है, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड द रीफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग, ये 3 स्टेज के बारे में बात की गई है। ये किसके द्वारा दिया गया मॉडल है? तो ये जो मॉडल है ये दिया गया है कर्ट लेविन्स मॉडल, इसे कहा जाता है कर्ट लेविन्स मॉडल, जिसमें 3 स्टेज के बारे में बताई गई है। ये है अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग, इन 3 चीज के बारे में बताई गई है, और ये दिया गया है कर्ट लेविन्स मॉडल के द्वारा दिया गया। ओके, तो ये आपके सामने है कर्ट लेविन्स मॉडल का चेंज मॉडल है, रिफ्रीज, अनफ्रीज एंड चेंज, चेंज, रिफ्रीज एंड अनफ्रीज। ओके, तो मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, सारे जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी मैनेजमेंट के मॉडल्स हैं उन सारे को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट मैरी पार्कर फॉलेट के द्वारा दिया गया है, जिसे मदर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, ये क्या है, मदर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैरी पार्कर फॉलेट। ओके, तो इसके द्वारा ये दिया गया 4 प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन दिया गया है,
फिर नेक्स्ट है ये टॉप मैनेजमेंट, टेक्नो स्ट्रक्चर, सपोर्ट, मिडिल मैनेजमेंट और वर्किंग बेस। ओके, ये जो है ये दिया गया है हेनरी मिंट्सबर्ग मॉडल इसे कहा जाता है। ठीक है, हेनरी मिंट्सबर्ग मॉडल है ये आपके सामने। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एस.आर. रंगनाथन, wherever telescoping of array is done, the canon of hierarchy is violated. This violation is deliberately done to satisfy. क्योंकि ऐसा रंगनाथन के अनुसार जब भी एरे टेलीस्कोपिंग ऑफ एरे की जाती है, यानी एरे का और भी छोटा छोटा रूप जब निकाला जाता है, तो उस समय क्या किया जाता है, जो कैनन ऑफ हायरार्की है वो वायलेट हो जाती है। ठीक, उसको फॉलो कर पाना मुश्किल होता है जब एरे को और भी छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो वायलेशन है वो जानबूझ के किया जाता है। और क्यों किया जाता है, किस बात को सेटिस्फाई करने के लिए की जाती है, तो मैंने बेसिक्स लॉ आपको बताया था। बेसिक्स लॉ का एक वीडियो है, उसे आप एक बार जाकर देख लेना। वहाँ पर मैंने बताया था सारा लॉ ऑफ पार्सिमोनी क्या है, लोकल वेरिएशन, सिमेट्री, इंटरप्रिटेशन, ये सारी बातों को मैंने बताया है। ठीक है, तो वहाँ पर जाना तो आपको भी पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर इसका आंसर होगा लॉ ऑफ पार्सिमोनी। ठीक है, तो लॉ ऑफ पार्सिमोनी में क्या कहा गया था कि अगर कहीं पर किसी प्रकार का डेवलपमेंट करना होगा, ठीक है, तो पूरे को चेंज नहीं करना है। क्या करना है, जहाँ पर कोई डेवलपमेंट करना, बस उसी भाग को रिप्लेस करके चेंज करना है। जिससे क्या होगा, पैसे की खर्च कम हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा खर्च नहीं हो, ओवरऑल इकोनॉमी की बात उसमें की गई थी, तो पैसे की खर्च ज़्यादा नहीं होगी उसमें, तो इसी को कहा गया था लॉ ऑफ पार्सिमोनी। तो कह रहा है कि जब भी एरे को टेलीस्कोपिंग किया जाएगा, छोटे छोटे रूप में डिवाइड किया जाएगा और भी उसमें डिवीज़न लाया जाएगा, तो वहाँ पर हायरार्की मेंटेन नहीं हो पाएगी। ठीक है, हायरार्की मेंटेन नहीं हो पाएगी, जिसके कारण वहाँ पर उसको वायलेट करना पड़ेगा। तो इस वायलेशन को क्यों किया जाता है, ताकि पार्सिमोनी, लॉ ऑफ पार्सिमोनी को सेटिस्फाई किया जा सके। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, लॉ ऑफ पार्सिमोनी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैचिंग है कि मैच करना है, तो सिंपल सा है। OCLC है, ये कहाँ पर है, डबलिन ओहियो में है। ओके, फिर INIS कहाँ पर है, तो ये वियना है, ऑस्ट्रिया। फिर इफ्ला है, इफ्ला द हेग, एंड मेडलार्स ये है वाशिंगटन DC। ओके, फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कमिटी चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू लाइब्रेरीज। कह रहा है कि इसमें से कौन सी एक कमिटी चार्ज की गई थी, बनाई गई थी, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था फॉर इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू लाइब्रेरी। लाइब्रेरीज में जो भी स्टैंडर्ड से और लाइब्रेरी में जो भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट है, बुक्स हैं, उनको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने के लिए एक कमिटी बनाई गई थी और उस कमिटी को एक चार्ज दिया गया था। ओके, तो वो कौन है, तो इसमें से तो Z39 है, TC46 है, BIS LIB है, या MSD5 है। ओके, तो यहाँ पर है MSD5, ये एक स्टैंडर्ड है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो है, ये क्या है, इसके द्वारा दिया गया अलग अलग यहाँ पर स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, और उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो MSD5 के रूप में है। बहुत सारी और भी स्टैंडर्ड दिए गए, MSD2 है, 4 है, 5 है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ आपके लिए यहाँ पर फाइंड करके लाया हूँ जो आपके लाइब्रेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन है, MSD2 है जो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड है, और ये सारे स्टैंडर्ड क्या है, BIS के द्वारा दिए गए हैं। ओके ना, सो नेक्स्ट है MSD4, ये है मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी, MSD5 है डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन, एंड MSD12 है रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ओके, तो ये सारे आप याद कर लेना। फिर नेक्स्ट है असर्शन रीजन की क्वेश्चन है, तो इससे ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं कि इन्फोर्बनेट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस टू ऑल टाइप ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। ओके, देन रीजन क्या है कि ड्यू टू इनएडिक्वेट ICT इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज आर नॉट इन अ पोजीशन टू। ठीक है, तो यहाँ तो ये आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा कि चूंकि यहाँ पर इंडिया में ICT का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हर लाइब्रेरीज में, इसलिए ये मुश्किल है हर जगह इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस को
प्रोवाइड करना। तो आर तो सही है, आर इज ट्रू है। अब पहला जो क्या था क्वेश्चन असर्शन में क्या था, इन्फिनिबनेट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस टू ऑल टाइप ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। क्या इन्फिनिबनेट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करवाती है सभी लाइब्रेरीज को? तो ये नहीं करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो असर्शन है वो गलत है और हमारा रीजन क्या सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो गया, देखो आप यहाँ पर ए इज फॉल्स एंड बट क्या है, आर इज ट्रू। तो ये 4 इसका सही आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डबलिन कोर मेटा डेटा। तो मैंने ये भी करवा चुका हूँ। डबलिन कोर मेटा डेटा में कितने एलिमेंट है, तो मैंने वहाँ बताया था 2 तरह के डबलिन कोर मेटा डेटा होते हैं। एक में होते हैं क्या 15 एलिमेंट्स होते हैं और एक में क्या होते हैं 3 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि 1.1 है पहला वाला, तो पहला वाला जिसमें क्या है, तो इसमें है 15 एलिमेंट्स है। ओके, और जो सेकेंड वाला होता है उसमें होता है 3 एलिमेंट्स। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, फिर से देखते ध्यान से। एज द लेवल ऑफ रिकॉल डिक्रीजेज द प्रिसीजन इंक्रीजेज। ओके, फिर नेक्स्ट रीजन, रिकॉल एंड प्रिसीजन आर नॉट ऑलवेज इनवर्सली कोरिलेटेड। तो मैंने ये भी आपको बता चुका हूँ, रिकॉल एंड प्रिसीजन, इस ये भी चैप्टर मैंने आपको करा कर रखा है, तो उसे आप एक बार देख लेना। तो रिकॉल और प्रिसीजन क्या होता है कि यहाँ पर करा है कि जैसे जैसे रिकॉल का जो लेवल वो डिक्रीज करता है, प्रिसीजन का लेवल इंक्रीज करता है। ठीक है, यानी रिकॉल का मतलब है सर्च करना। जब हम क्या करें, जितना हमारा छोटा सर्च होगा, हमारा प्रिसीजन यानी हमारा एक्यूरेट वैल्यू क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। बिल्कुल है, यानी हमारा रिकॉल जितना छोटा होगा डिक्रीज होगा। मान लो ये हमारा इतना बड़ा है, अब इसमें से हमारा क्या हो, जो एक्यूरेट पाना क्या होगा, मुश्किल होकर एक बड़ा सा है। अब मेरा छोटा जितना ज़्यादा छोटा होगा, जितना ज़्यादा छोटा होगा हमारा क्या होगा, प्रिसीजन उतना ही बड़ा होगा। तो ये बात सही है, असर्शन यहाँ पर ये सही है। अब रीज़न क्या है कि रिकॉल एंड प्रिसीजन आर नॉट ऑलवेज इनवर्स कोरिलेटेड। तो ये तो गलत है, क्योंकि एक छोटा हो रहा है और दूसरा बड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये किस तरह का रिलेशन है, इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशन, यानी उल्टा हो रहा है। एक छोटा हो रहा है तो दूसरा बड़ा हो रहा है, दूसरा बड़ा हो रहा है तो पहला छोटा हो रहा है। तो ये क्या है, इनवर्स रिलेशन है। यानी यहाँ पर ये क्या है, रीजन गलत है और असर्शन सही है, यानी ए सही है। तो कहाँ पर है, एज ट्रू एंड बट क्या है, आर इज फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर ये आंसर हो गया, एज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स इंडियाना। ठीक है, इंडेक्स इंडियाना क्या है, तो ये एक इंडेक्स है इंडियन लैंग्वेज पीरियडिकल लिटरेचर का, या एन इंडेक्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस लिटरेचर का है, या इंडेक्स है इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का है, या इंडेक्स है रेफरेंस मटेरियल का है। तो इंडेक्स इंडियाना क्या है, तो ये एक इंडेक्स है इंडियन लैंग्वेज पीरियडिकल लिटरेचर का। ठीक है, ये क्या है, इंडियन लैंग्वेज पीरियडिकल लिटरेचर का ये इंडेक्स इंडियाना एक इंडेक्स है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल द फाइबर इज कॉल्ड। ओके, लॉस ऑफ सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड। यानी कि जब लाइट ट्रैवल करती है, जब सिग्नल जो ट्रैवल करती है कहाँ पर, ऑप्टिकल फाइबर में। ठीक है, एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, उस ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो लाइट सिग्नल के थ्रू होता है। तो उसमें क्या होता है, जब लाइट एक दूसरे से, वो जो लाइट है उसमें ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, एक जिस प्रकार से लाइट का रिफ्लेक्शन काम करता है, लाइट आती है, टकराती है, फिर मुड़ जाती है, फिर दूसरे पर आती है, फिर टकराती है, फिर मुड़ जाती है, इस तरह से वो काम करता है। ओके, ठीक ना। सो यहाँ पर तो उसे क्या कहते हैं, लाइट का प्रोपोगेशन कहते हैं। ओके, लेकिन जैसे सिग्नल लॉस हो जाती है, सिग्नल घटने लगती है, तो उससे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एटेन्यूएशन कहा जाता है। इसे कहा जाता है एटेन्यूएशन कहा जाता है, जब क्या होता है, लाइट का जो सिग्नल है वो लॉस करने लगती है। और जब सिग्नल लॉस नहीं करती है, सिग्नल अच्छी से आती है, तो उसे कहते हैं लाइट का प्रोपेगेशन करते हैं। ठीक, उस समय तो लॉस ऑफ सिग्नल पावर एज लाइट ट्रैवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, एटेन्यूएशन कहेंगे। ओके, सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी तक आपने देखा कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा होगा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, जो मैंने आपको कराया है उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। अभी तो ये सिर्फ 15 ही क्वेश्चन है, और भी सारे क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे कराऊंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो जल्दी रेगुलर प्रोवाइड कर सकूं। ओके, तो चलिए अपनी अच्छी तैयारी करते रहिए। तो चलिए, आपका अच्छा दिन हो।
थैंक यू वंस अगेन।